अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है जहांसेब हाशमी और यह है Isuzu D-Max 2020 मॉडल। ये Isuzu D-Max की सेकंड जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2011 से लॉन्च की गई और ये गाड़ी अभी तक आ रही है। ये स्पेसिफिक कार D-Max V-Cross टर्बोचार्ज डीजल 3000 सीसी वाला वेरिएंट है जो कि टॉप ऑफ द लाइन आता है पाकिस्तान में। इसका स्ट्रेट कंपटीशन टोयोटा रीवो बनता है। वो गाड़ी भी इंजन इस एरा में 3000 सीसी ऑफर करती थी, अब 2800 करती है और साइज के लिहाज से भी वो इस गाड़ी के बराबर ही है। लेकिन मेरे ख्याल से मार्केट के लिहाज से वो गाड़ी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू दिस कार और यही वजह है कि ये गाड़ी उस जैसे फीचर ऑफर करने के बावजूद भी उससे काफी सस्ती है। ये गाड़ी आपको 20 मॉडल होते हुए भी 85 लाख की मिल जाएगी, जबकि रेवो कंपैरेटिवली इससे काफी महंगा है। बट स्टिल दिस कार इज एज गुड एज रीवो। कैसे, मैं आगे कवर करूंगा इस रिव्यू के अंदर। और फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की प्राइस की तो इसकी डिमांड 85 लाख है। ये गाड़ी 20 मॉडल है और साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की इसके अलावा एक और ब्रांच भी है जो कि रावलपिंडी में मरी रोड पे भी लोकेटेड है। सो इन दोनों ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसा कि टेंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग और इसके अलावा यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं। अगर आपके पास रेवो 2017 मॉडल है तो आप उसको रेवो 2023 में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं या फिर वीगो को भी रीवो में कन्वर्ट करवा सकते हैं। सो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। Overall, it's a great D-Max, and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. Looks के लिहाज से ये गाड़ी काफी एग्रेसिव डिजाइन की गई है, but still मेरे ख्याल से रीवो, रॉको या GR लुक्स के लिहाज से इससे बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। ये लुक भी मेरे ख्याल से अच्छी है, but still हर किसी की अपनी ओपिनियन है। अगर बात कीजिए इस गाड़ी के फ्रंट की तो इस पर काफी बड़ी ग्रिल दी गई है जो कि दो अलग अलग लेवल्स में है और मेरे ख्याल से थोड़ा सा ओवरकिल है। ये ग्रिल बहुत ओवर साइज है, अगर थोड़ी सी कॉम्पैक्ट होती तो ज्यादा बेहतर लगती। खैर, हर किसी की अपनी ओपिनियन है। कुछ लोगों को ये लुक काफी अच्छा लगता है और इसके अलावा इसमें काफी मैसिव Isuzu की बैजिंग दी गई है। अगर बात कीजिए इस गाड़ी की हेडलाइट्स की तो इसकी हेडलाइट्स के अंदर एक ये बाइजोनल प्रोजेक्शन लैंप आता है और इसके अलावा साथ इसकी बीम दी गई है जो कि अगेन HID है। फिर इसमें ये DRL दी गई है और हेडलाइट्स गाड़ी की कंपैरेटिवली रीवो से थोड़ी छोटी हैं। इसके ऊपर भी क्रोम आता है जो कि स्पेसिफिक कार में ब्लैक आउट किया हुआ है। फिर इसके अलावा फ्रंट पे इस गाड़ी में ये बॉडी किट्स भी ऐड की हुई हैं जो कि इसके लुक को और ज़्यादा अच्छा बना रही हैं और इसमें कंपनी से ही स्टैंडर्ड ये फॉग लैंप्स भी आते हैं। लेकिन ये गाड़ी फ्रंट पे कोई पार्किंग सेंसर्स वगैरह ऑफर नहीं करती जो कि इसके कॉम्पिटिशन ऑफर करता है। इसके अलावा इसके फ्रंट पे एक ये प्लास्टिक की फ्रिल दी गई है जो कि इसकी लुक को बेहतर बना रही है और इसमें टर्बो का इंटरकूलर फ्रंट ग्रिल के अंदर ही आता है। रेवो जब इस एरा में आता था तो उसके अंदर यहाँ पे ऊपर बोनट में स्कूप दिया गया होता था जिससे वो गाड़ी हवा से करके इंजन को फीड करती थी, बट इसमें वो चीज़ नहीं है। तो मेरे ख्याल से उस एरा के रेवो की लुक इससे थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर थी। बाकी हर किसी की अपनी ओपिनियन है। ये गाड़ी भी एक टफ कंपटीशन था उस गाड़ी का। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो यहाँ भी सब कुछ काफ़ी बोस्टर्ड है। इसके फ्रंट बॉडी से काफ़ी बाहर है, फ्रंट पे भी और बैक पे भी, जो कि इसकी लुक अग्रेसिव बना रहे हैं। लेकिन अगेन यहाँ पे एक चीज़ है जो कि इस गाड़ी का प्रेशर थोड़ा डाउन करती है और वो है इस गाड़ी की हाइट के लिहाज से ये गाड़ी थोड़ी सी नीचे है कंपेयर टू इट्स कंपटीशन जो कि रेवो है। बट स्टिल अगेन हर किसी की अपनी ओपिनियन है। ये गाड़ी थोड़ा सा नीचे है तो ड्राइव के लिहाज से रेवो से बेहतर होने वाली है। खैर, अगर बात की जाए फीचर्स की तो इस गाड़ी के साइड मिरर रिट्रैक्टेबल है, एडजस्टेबल है और इन ऑटो का फीचर भी आता है। ये गाड़ी लॉक अनलॉक करने के साथ साथ ऑटोमेटिकली फोल्ड अनफोल्ड भी होते हैं और इसके अलावा फिर इसमें इंडिकेटर भी दिए गए हैं और इस पर काफ़ी सारा क्रोम दिया गया है जो कि इसकी लुक को बेहतर बना रहा है। फिर इसके अलावा यहाँ पे V-Cross LS की बैजिंग दी गई है जो कि शो करवाता है कि ये गाड़ी टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट है। पाकिस्तान में इसके बहुत ज़्यादा वेरिएंट्स नहीं आए लेकिन वर्ल्ड वाइड इसके बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं। ये V-Cross की सेकंड जनरेशन है। वर्ल्ड वाइड इस गाड़ी में और भी बहुत सारे छोटे वर्जन आते हैं जो कि 2200, 2400, 2500, 2800 और 3000 सीसी होते हैं। पाकिस्तान में ये गाड़ी 3000 सीसी ही आती है। इसके अलावा इस गाड़ी के डोर हैंडल्स भी क्रोम के साथ आते हैं और इनमें सॉफ्ट अनलॉक वाला फीचर भी आता है जो कि सिर्फ ड्राइवर की साइड पे दिया हुआ है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो ये एक मिड साइज पिकअप ट्रक है। मिड साइज इस लिहाज से कि इससे बड़े ट्रक्स भी आते हैं जैसे कि डॉज रैम हो गया, टेंड्रा या फिर फोर्ड F-150 वगैरह जो कि शोरूम पे अवेलेबल हैं। आप उनके रिव्यू भी हमारे चैनल पे देख सकते हैं। ये गाड़ी एक मिड साइज ट्रक है और इसका कंपटीशन पाकिस्तान में हेड ऑन कंपटीशन रेवो बनता है। इसके अलावा इसके साइड भी काफ़ी बड़ा साइड स्टेप दिया गया है, डोर पे मोल्डिंग्स आती हैं और इसमें रूफ रेल्स ऐड की हुई हैं जो कि इसकी लुक को अच्छा बना रही हैं। बाकी सनरूफ ये दोनों ही ट्रक्स ऑफर नहीं करते पाकिस्तान में। और इसके अलावा ये गाड़ी एयर प्रेस भी ऑफर करती है कंपनी से स्टैंडर्ड ही। फिर इसमें फ्यूल टैंक यहाँ लेफ्ट पे दिया गया है और भी इस गाड़ी के मेरे ख्याल से काफ़ी डिसेंट है एज कम्पेयर टू रेवो। इसके अलावा इसके बैक पे रोल बार ऐड किया हुआ है जो कि आफ्टर मार्केट है। कंपनी से इसमें रोल बार नहीं आता और ये गाड़ी बेड के लिहाज से एज कम्पेयर टू रेवो थोड़ी नीचे है। रेवो का बेड इससे ज़्यादा ऊपर होता है। खैर, हर किसी की अपनी ओपिनियन है। मेरे ख्याल से ये लुक भी ठीक है। इसके फेंडर्स काफ़ी बोस्टर्ड हैं और इसमें मड फ्लैपर्स भी कंपनी स्टैंडर्ड आते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर लुक की तो यहाँ पे आपको देख के यही आइडिया होगा कि इस गाड़ी की जो टोन रखी गई है वो काफ़ी डिसेंट रखी गई है। इसमें कुछ भी बहुत फ्लैशी या ओवरकिल नहीं है। यहाँ पे सब कुछ बड़ा डिसेंट सा है। टेलर इस गाड़ी में काफ़ी स्लिक सी आती हैं और इसमें ये लावा LED लैंप्स दिए गए हैं जो कि ब्रेक के लिए, रिवर्स के लिए और इंडिकेटर के लिए हैं। और इसके अलावा इसके ऊपर फिर एक केसिंग ऐड की हुई है जो कि आफ्टर मार्केट है। वैसे इसकी टेल लाइट पूरी ही रेड आती है।
इसके अलावा ट्रंक को लॉक करने के लिए एक नीचे यहाँ पे रिलीज दिया गया है क्रोम में, और इसको आप इस तरह से अनलॉक करेंगे। ये वैसे पूरी तरह से गिर जाता है, पाकिस्तान में रेवो भी ऐसा ही ट्रंक ऑफर करता है, जिसको खोलेंगे तो वो गिर ही जाएगा। इसमें हाइड्रोलिक ऑफर होते हैं जो कि आप आफ्टर मार्केट लेके लगवा सकते हैं, और फिर आप ट्रंक को खोलेंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता खोलेगा, जैसे कि टंड्रा या फोर्ड F-150 वगैरह में आते हैं। वो मेरे ख्याल से यूजफुल प्रोडक्ट है। इसके अलावा ट्रंक कैपेसिटी गाड़ी की अच्छी खासी स्पेशियस है, इसमें कंपनी से ही केसिंग लगी हुई आती है। इस स्पेसिफिक कार में एरो क्लास का ये बॉक्स सेट किया हुआ है, जो कि इसकी ट्रंक की यूजिबिलिटी को और ज़्यादा बढ़ा देता है। आप यहाँ पे सामान रख के उसको लॉक कर सकते हैं। पिकअप ट्रक्स में आपको जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक फील होगा सेडान के बाद, वो होता है इनकी स्टोरेज कैपेसिटी का। कहने को तो इन गाड़ी में इतना बड़ा सारा बेड होता है, लेकिन अगर लेट्स सपोज आप गाड़ी में 5 लोग बैठे हैं और आपके पास लैपटॉप, कैमरास वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं, तो आप कहाँ रखेंगे? बेड में तो आप वो रखने से रहे, वरना वो गाड़ी के अंदर रेस देने के साथ पीछे लगेंगे, ब्रेक दबाने पे आगे लगेंगे, बारिश में गीले हो सकते हैं, धूप में खराब हो सकते हैं। तो उन चीज़ों को सिक्योर करने के लिए इस तरह के बॉक्सेस बहुत यूजफुल रहते हैं। इसके अलावा रेयर विंडो इस गाड़ी में फिक्स जी आती है। अगेन रेवो यहाँ नंबर ले जाता है इस तरह से कि उसमें इसको ओपन करने का ऑप्शन दिया गया होता है। इसके अलावा बैक पे काफ़ी सारी बैजिंग दी गई है यहाँ पे, Isuzu D-Max, V-Cross 3.0, इंटरकूलर टर्बो इस तरह की। और इसके अलावा बम्पर भी इस गाड़ी में क्रोम में आता है। बैक पे गाड़ी की पार्किंग सेंसर ऑफर नहीं करती, इसका कंपटीशन पाकिस्तान में ऑफर करता है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो इसका डैशबोर्ड मेरे ख्याल से लुक्स के लिहाज से रेवो के डैशबोर्ड से बहुत बेहतर है। बट स्टिल रेवो फीचर थोड़ा सा ज़्यादा ऑफर करता है, बट वो गाड़ी से महंगी भी ज़्यादा है, तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी भी वर्थ इट है। खैर इस पर मैं आगे बात करूंगा। अभी फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 3 स्पोक है। लेफ्ट स्पोक जो कंट्रोल्स दिए गए हैं ये मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं, और इसकी राइट स्पोक बिल्कुल ब्लैंक ही है। इसमें MID के बीच में नेविगेट करने के लिए कोई कंट्रोल्स यहाँ पे नहीं दिए गए। इसके कंट्रोल्स BMW की तरह के आते हैं। अगर आप BMW 7 सीरीज देखें, 2 देखें या जो भी देखें, जो नई गाड़ियाँ हैं, उनमें मोस्टली MID के बीच में नेविगेट करने के लिए कंट्रोल्स स्टॉक्स के लेफ्ट पे आते हैं या राइट पे आते हैं। सेम गोज फॉर दिस कार। इसका जो वाइपर का स्टॉक है उसके लेफ्ट पे एक आई बटन दिया गया है, जिससे मैं डिफरेंट मेन्यूज के बीच में स्विच कर सकता हूं, और फिर हेडलाइट के साथ भी एक बटन दिया गया है। लेफ्ट से मैं लेफ्ट की तरफ जाऊंगा, राइट से मैं राइट की तरफ आऊंगा। इसके अलावा ये गाड़ी क्रूज कंट्रोल ऑफर नहीं करती, जो कि मेरे ख्याल से इस गाड़ी का एक बहुत बड़ा सेटबैक है। फिर ये गाड़ी हेडलाइट के कंट्रोल राइट पे ही ऑफर करती है, इनमें कोई ऑटो का फीचर नहीं आता। ये गाड़ी फॉग लैंप भी ऑफर करती है, और लेफ्ट पे इसके वाइपर्स के कंट्रोल दिए गए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर की लुक्स इसकी मेरे ख्याल से इस एरा के रेवो से बहुत बेहतर हैं। ये काफ़ी डिसेंट सा है, और इसकी जो थीम है वो ब्लैक, रेड और वाइट की है, जो कि काफ़ी डिसेंट है। इसकी स्पीड लिमिट 220 तक है। सेंटर में MID डिस्प्ले दिया गया है, जो कि उस एरा का रेवो से बहुत हाई डेफिनेशन है। इसके बीच में आपको ये गाड़ी डिफरेंट चीज़ें शो करवाती है, जैसे कि फ्यूल, ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, और इसके अलावा इस गाड़ी का ऑडोमीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की हाउसिंग की, तो ये सारी ही चीज़ प्लास्टिक की फिनिश में है। बट इस सेगमेंट के पिकअप ट्रक्स के अंदर लग्जरी की बहुत ज़्यादा फोकस होती नहीं है, तो मेरे ख्याल से इट्स ओके। बाकी डैशबोर्ड के सेंटर में एक काफ़ी बड़ी ड्रॉर दी गई है, जिसको आप ओपन करके इसके अंदर से वायरलेस चार्जर एक्सेस कर सकते हैं। ये गाड़ी वायरलेस चार्जर ऑफर करती है, जो कि इसका कंपटीशन ऑफर नहीं करता। ना फॉर्च्यूनर में आती है, ना रेवो में आती है, इवन 2023 में भी। आप यहाँ पे अपना फ़ोन प्लेस करके उसको चार्ज कर सकते हैं। फिर उससे नीचे यहाँ पे हेडलाइट का बटन दिया गया है। 7 इंचेस का मल्टीमीडिया पैनल दिया गया है, और ये मल्टीमीडिया पैनल बेसिकली एक एंड्रॉइड पैनल है। इसमें ऑक्स, नेविगेशन, ब्लूटूथ, USB इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं। इसको आप वाईफाई से कनेक्ट करके इसके अंदर ऐप्स भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसमें फ्रंट कैमरा की सपोर्ट भी आती है, बट फ्रंट कैमरा आता नहीं है। अगर आप लेके लगवा लें तो ये सपोर्ट करेगा। उसके अलावा नीचे कुछ यहाँ पे फिजिकल बटन दिए गए हैं। डिस्क इंसर्ट करने का एरिया दिया गया है, और उससे जिसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल ये गाड़ी सिंगल ही जोन ऑफर करती है, यानी कि बीच में सिर्फ एक स्क्रीन दी गई है, जिससे आप एक ही जोन का टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं, लाइक दिस। लेकिन क्लाइमेट कंट्रोल है ऑटोमेटिक, इसको आप बटन से ही एडजस्ट करेंगे। इसकी शेप मेरे ख्याल से काफ़ी मजे की है एज कम्पेयर टू रेवो, लेकिन ये सिंगल जोन ही है। रेवो डुअल जोन ऑफर करने लग गया है अब। फिर उसके अलावा उससे नीचे यहाँ पे इसका USB इनपुट दिया गया है, ऑक्स इनपुट दिया गया है, HDMI इनपुट दिया गया है, और सिग्नलेटर दिया गया है। और उससे पीछे फिर इस गाड़ी का गेयर सिलेक्टर दिया गया है। इसमें जो गेयर सिलेक्शन है वो है P, R and D, और D में करके आप इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकते हैं, लाइक दिस। फिर उससे पीछे यहाँ पे इसकी हैंड ब्रेक दी गई है, जो कि ट्रेडिशनल है। उसके अंदर इसके 4x4 के कंट्रोल्स दिए गए हैं, और उसमें जो 4x4 की सिलेक्शन आती है वो है 2H, 4H और 4L। 2H मींस रेयर व्हील्स और ये गाड़ी हाई गियर्स में जाएगी, 4H मींस 4x4 और ये गाड़ी हाई गियर्स में जाएगी, और 4L मींस 4x4 और गाड़ी लो गियर्स में रहेगी। इसमें आप बेसिकली एक्सट्रीम ऑफ-रोडिंग कर सकते हैं। फिर उससे पीछे यहाँ पे 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, सेंटर कंसोल दिया गया है। सेंटर कंसोल इस गाड़ी का स्पेस के लिहाज से बहुत ज़्यादा स्पेशियस है नहीं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट्स की गाड़ी लेदर की फिनिश में ऑफर करती है। ये सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं। इसमें पैटर्न दिया गया है जो कि इसकी लुक को बेहतर बना रहा है, और उसके अलावा इसकी पैडिंग भी साइड से काफ़ी ग्रिपी है। डोर इस गाड़ी के बिल्कुल अच्छी प्लास्टिक में आते हैं, इसमें कोई भी लेदर वगैरह यूज़ नहीं किया गया, जो कि अगर मेरे ख्याल से होता तो अच्छी बात थी। ये बिल्कुल बेसिक्स हैं, प्लास्टिक के हैं। इसमें सिल्वर कलर की फ्रिल्स दी गई हैं, और उसके अलावा साउंड सिस्टम ये गाड़ी अच्छा ऑफर करती है एज कम्पेयर टू रेवो। इसमें 4 स्पीकर डोर्स में दिए गए हैं, और फिर इसमें 2 ट्वीटर्स भी आते हैं छत में, जो कि आपके सराउंड साउंड एक्सपीरियंस को बेहतर बनाते हैं।
इसके अलावा विंडोज इस गाड़ी में सिर्फ ड्राइवर की सिंगल टैप वाली आती है, बाकी सारी विंडोज नॉर्मल हैं और इसमें साइड मिरर भी रिट्रैक्टेबल दिए गए हैं, यानी कि आप इनको गाड़ी के अंदर से ही बैठ के फोल्ड या अनफोल्ड कर सकते हैं लाइक दिस। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा अगर बात की जाए इसकी वैनिटी मिरर्स की, तो इसमें सिर्फ पैसेंजर के लिए दिया गया है, ड्राइवर के लिए नहीं आता। सेंटर में फिर एक ये सन ग्लास होल्डर दिया गया है और बाकी रेड व्यू मिरर वगैरह इस गाड़ी में बिल्कुल नॉर्मल से आते हैं। इसके अलावा ये गाड़ी 2 एयरबैग ऑफर करती है, एक स्टीयरिंग व्हील में और एक डैशबोर्ड में। ड्राइवर के नी पे नहीं आता, ड्राइवर के नी पे भी ऑफर करता है। ग्लव कंपार्टमेंट ये गाड़ी 2 ऑफर करती है, एक यहाँ डैशबोर्ड में ऊपर और फिर एक नीचे वाले कंपार्टमेंट को आप लॉक भी कर सकते हैं, लेकिन ये गाड़ी कूल बॉक्स ऑफर नहीं करती, जो कि अगेन रेवो में आता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी में ड्राइवर पैसेंजर के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी कोई बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है। मेरे पास लेग रूम यहाँ पे बिल्कुल पूरा है। अगर मैं ड्राइवर किसी को आगे करूंगा तो फिर यहाँ पे थोड़ी कैपेसिटी बन जाएगी। हेडरूम भी इस गाड़ी में सफिशिएंट है, लेकिन यहाँ पे आप 2 लोग कंफर्टेबल बैठ सकते हैं। 3 लोग बैठना चाहे तो बैठ जाएंगे, लेकिन फिर ज़रा कंफर्टेबल नहीं होंगे, क्योंकि इसमें तो सीट्स भी थोड़ी सी रेस्ड हैं और फ्लोट बेड भी थोड़ा सा उठा हुआ है। इसके अलावा फीचर की गाड़ी बैक पे ठीक ऑफर करती है। इसमें बैक पे USB चार्जर भी दिया गया है और इसके अलावा नीचे यहाँ पे कप होल्डर्स आते हैं और सेंटर कंसोल भी दिया गया है, जिसका निकाल के आप एज एन आर्मरेस्ट यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बैक पे इसमें 3 हेडरेस्ट दिए गए हैं, एयरसर्विस के पोर्ट्स दिए गए हैं, सीट बेल्ट्स आती हैं और फिर स्पेसिफिक कार में ये आफ्टर मार्केट स्क्रीन भी लगाई हुई हैं, जो कि इसके रेयर पैसेंजर के एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा बेहतर बनाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन ये गाड़ी 3000 सीसी टर्बोचार्ज डीजल ऑफर करती है। ये इंजन 163 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है विद 380 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि मेरे ख्याल से सफिशिएंट है इस बॉडी साइज के लिहाज से, लेकिन कंपैरेटिवली रेवो से थोड़ा सा कम है। रेवो इस एरा में 178 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता था और उसके बाद उस गाड़ी को जब फेसलिफ्ट किया गया तो उसका 2.8 लीटर इंजन 201 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता था और 500 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि इससे काफ़ी ज़्यादा है। तो इस गाड़ी का जो 3000 है, रेवो का 2.8 है, बट 2.8 होते हुए भी वो गाड़ी इससे ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करती है। तो मेरे ख्याल से वो गाड़ी नंबर ले जाती है, बट स्टिल वो गाड़ी कंपैरेटिवली इससे काफ़ी महंगी भी है। ये गाड़ी आपको तकरीबन 85 लाख रुपए तक की मिल जाएगी, जबकि रेवो आपको इससे काफ़ी महंगा मिलेगा। खैर, अगर स्पेसिफिक इंजन की बात की जाए तो ये इनलाइन 4 सिलेंडर है, 3000 सीसी है, टर्बोचार्ज डीजल है और ये गाड़ी 5 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑफर करती है। इसका कंपटीशन जो कि रेवो है, वो गाड़ी 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑफर करती है। बाकी इस गाड़ी में ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, 4x4, डाउन असिस्ट कंट्रोल, इस तरह की सारी चीजें दी गई हैं, जो कि इस गाड़ी को बेहतर बनाते हैं। और अगर बात की जाए एवरेज की, तो ये गाड़ी आपको तकरीबन 9 से 10 तक की दे सकती है, डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। लॉन्ग पे ये गाड़ी 14 से 15 भी जा सकती है। और इसके अलावा इस गाड़ी के बोनट के अंदर इंसुलेशन भी दी गई है, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है, लेकिन ये बोनट ओपन स्टैंड से होता है। अगर इसमें हाइड्रोलिक होते तो और भी बेहतर था। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की टायर साइज की, तो टायर साइज जो आता है इस गाड़ी में वो है 265, 60 और 18। इसमें 18 इंच का रिम दिया गया है, जो कि लुक से लिहाज से काफ़ी डिसेंट है। और इसमें टायर भी फिलहाल योकोहामा का जियो लैंडर लगा हुआ है, जो कि एक अच्छा टायर है और इसकी लाइफ हाफ से भी ज़्यादा रिमेनिंग है। तो ये आपको तकरीबन 35-40 किलोमीटर तक एक अच्छी राइड प्रोवाइड कर सकता है। इसके अलावा इस गाड़ी में डिस्क ब्रेक फ्रंट पे दी गई है और बैक पर ड्रम ब्रेक्स आती हैं, बट स्टिल इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, इस तरह की चीज़ें दी गई हैं, जो कि इसकी राइड को और भी ज़्यादा बेहतर बनाती हैं। फिर ये गाड़ी है भी प्रॉपर 4x4 और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी ज़्यादा है, जो कि आपको ऑफ रोडिंग में कोई भी इशू नहीं करने वाली। तो ये मेरे ख्याल से इस गाड़ी के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें हैं और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।